हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा प्लेन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो एक बार उसको गो थ्रू करते हैं, उसके बाद वी विल सी वन इलस्ट्रेशन ऑन दैट। तो क्या था हमारा कि दो प्लेन दिए हुए हैं, उन दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन बनती है, उसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए पहले मैंने क्या बोला था कि हमें लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो उसका डायरेक्शन, एक पॉइंट ऑन द लाइन। फिर तो पहले आते हैं हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो फिर उसको समझाने के लिए मैंने क्या बोला कि अगर प्लेन में कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन इस प्लेन में ले लो विच इज इन दिस प्लेन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो अब देखना मैंने क्या बोला कि कोई भी प्लेन है जिसमें कोई भी लाइन है दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ दैट प्लेन। तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो प्लेन 1 और प्लेन 2 दोनों में आ रहा है, प्लेन 1 और प्लेन 2 में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, वो प्लेन 1 और प्लेन 2 के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। क्या बोला दोबारा? जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका डायरेक्शन या फिर उस लाइन को हम बोल सकते हैं दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ बोथ द प्लेन्स। तो अब मुझे पता है कि कोई वेक्टर है वो किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हम क्या लिख सकते हैं उसका डायरेक्शन क्रॉस ऑफ दोस टू प्रोडक्ट। तो हमने क्या देखा था कि जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका डायरेक्शन क्या होगा, n1 क्रॉस n2। अच्छा, ये तो हो गया अपना डायरेक्शन की बात। उसके बाद हमने डिस्कस किया था पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो पॉइंट के लिए मैंने क्या बताया था कि वील टेक लेट द पॉइंट ऑन द लाइन इज अल्फा कॉमा बीटा कॉमा जीरो। फिर जीरो क्यों लिया था उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने बोला था कि हम अल्फा कॉमा बीटा कॉमा जीरो भी ले सकते हैं या फिर अल्फा कॉमा जीरो कॉमा बीटा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने स्टार्ट किया अल्फा कॉमा बीटा कॉमा जीरो से। तो फिर ये पॉइंट जो है हमारा वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे एज्यूम किया है, और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारा, दोनों प्लेन पे आ रहा है। तो आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। तो उससे क्या होगा, मुझे अल्फा और बीटा में दो रिलेशंस मिलेंगे, उन दोनों को सॉल्व करके आई कैन गेट अल्फा एंड बीटा। अगर अल्फा और बीटा आ गए तो बहुत अच्छी बात है, वही हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि पॉइंट आ गया, डायरेक्शन आ गई, वी कैन राइट द इक्वेशन। बट अगर मान लो जब अल्फा और बीटा उन दो प्लेन्स में रख रहा हूं और मेरा कुछ एब्सर्ड रिजल्ट आ रहा है, एब्सर्ड मतलब जैसे 1 इज इक्वल टू 2 काइंड, इसका मतलब क्या है कि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा जीरो टाइप का पॉइंट हमारे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे नहीं आएगा। और अल्फा कॉमा बीटा कॉमा जीरो किस टाइप का पॉइंट है, जिसका z कोऑर्डिनेट जीरो है, और z कोऑर्डिनेट किसका जीरो होता है, वो पॉइंट्स जो xy प्लेन पे आ रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो लाइन है वो xy प्लेन को कट नहीं कर रही है। इसका फर्दर कंक्लूजन क्या निकला कि लाइन इज पैरेलल टू xy प्लेन। समझ में आया? ऐसा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, अगर ऐसा हुआ इन केस तो क्या करेंगे हम, फिर हम पॉइंट एज्यूम करेंगे अल्फा कॉमा जीरो कॉमा बीटा। अब मैं y को जीरो मान लेता हूँ, फिर सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। अगर इधर भी फेल हो गए, फाइनली वी विल डू जीरो कॉमा अल्फा कॉमा बीटा। तीनों में फेल नहीं हो सकते, क्योंकि कोई ना जो लाइन है वो किसी ना किसी प्लेन को तो कट करेगी, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, तीनों में से किसी ना किसी प्लेन को तो कट करेगी। तो ये हमने डिस्कशन किया था। फिर ये तो एक तरीका था सॉल्व करने का, फिर मेथड 2 भी डिस्कस किया था, उसको हम एक काम करते हैं इलस्ट्रेशन के थ्रू लेते हैं। तो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद बोथ द मेथड्स। तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। तो मैं स्टार्ट करता हूं इसका सॉल्यूशन। तो मेथड 1 देखना, तो ये मेरा प्लेन है और ये प्लेन है, इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन मिलेगी मुझे, उसका इक्वेशन निकालना है। तो सुनना एक चीज और पहले कि ये दोनों लाइन, ये दोनों प्लेन जो है ना, these two combinedly will represent the line। ठीक है ना, जैसे अगर मान लो कभी क्वेश्चन आता है, ये दोनों प्लेन दे देते हैं एक साथ कि कर्व रिप्रेजेंटिंग दिस एंड दिस, मतलब वो पॉइंट्स जो इसको और इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मींस दे आर इनडायरेक्टली सेइंग द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इन दोनों को एक साथ देना इज इक्विवेलेंट टू लाइन को देना, इसको बोलते हैं असिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। आल्सो लिख लेना उधर, जैसे मैंने कल नहीं लिखवाया था। इन दोनों को कंबाइंडली क्या, ये दोनों कंबाइंडली क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक तो लाइन, और इस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम, असिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। P1 is equal to 0, P2 is equal to 0 is called asymmetric form of a line। ठीक है, दिख तो रहा है ये दो प्लेन की इक्वेशन है, बट कंबाइनली दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ सिंगल लाइन। समझ में आया? चलो अब प्रोसीड करते हैं हम हमारे सॉल्यूशन की तरफ। तो n1 जो वेक्टर है मेरा वो क्या हो जाएगा, i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप, और जो n2 वेक्टर है वो हमारा हो जाएगा 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है उसका डायरेक्शन कैसे निकालूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो लिख लेते हैं इसको, वेक्टर n इज इक्वल टू i j k, i कैप j कैप k कैप, 1 माइनस 1 2 3 1 1। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व किया फर्दर। तो मैं इधर लिख रहा हूं मैं, वेक्टर n इज इक्वल टू i कैप इंटू ये गया माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस j कैप टाइम्स
ये गया 1 माइनस 6 माइनस 5 एंड लास्टली प्लस k कैप टाइम्स ये गया 1 माइनस ऑफ माइनस 6 तो 1 प्लस 3 4। तो हमारा क्या आ गया, इसको फर्दर लिख लिया, लेट्स से माइनस 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 4 k कैप। दिस इज व्हाट डायरेक्शन ऑफ अवर लाइन। ठीक है, अब क्या निकाले हम, पॉइंट और निकाल लेते हैं सो दैट वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या बोला, लेट पॉइंट इज अल्फा कॉमा बीटा कॉमा 0। क्या मैं एज्यूम कर रहा हूं, दिस इज द पॉइंट ऑन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब सिंस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हमारा दोनों प्लेन में आ रहा है, सो ये पॉइंट दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको सेटिस्फाई कराया तो क्या आएगा, x माइनस वाई प्लस 2z, सॉरी सेटिस्फाई कराया तो आएगा अल्फा माइनस बीटा 0 रखा इज इक्वल टू 5। देख लेना एक बार कैलकुलेशन, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5 और यही पॉइंट इसमें रखा तो 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, इस पॉइंट को इन दो प्लेन में रखा। अगर अल्फा इन दोनों को सॉल्व करके आई विल गेट अल्फा एंड बीटा, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो दोनों को ऐड किया तो बीटा गायब हो जाएगा, तो 4 अल्फा इज इक्वल टू 11। तो अल्फा क्या आया इधर से हमारा 11/4। अब क्या करूं मैं, अल्फा को किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूं, ऊपर वाले में रख देता हूं तो मेरा बीटा आ जाएगा। तो बीटा क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 5 विच इज 11/4 माइनस 5। तो ये आया हमारा, एक मिनट देख लेना, बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 5, करेक्ट, अल्फा इज 11/5 प्लस 6 11/4। ठीक है, तो ये आया हमारा 20 माइनस 11 इज 9, उसका नेगेटिव इज माइनस 9/4। तो फाइनली अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट मिल गया मुझे। इधर क्या हुआ, हमारा एब्सोल्यूट रिजल्ट नहीं आया, तो मतलब अब हमें आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, हमें अल्फा कॉमा 0 कॉमा बीटा वगैरह करने की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट मिल गया हमें, काफी है। अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, x माइनस अल्फा विच इज 11/4 अपॉन इसका डायरेक्शन का i का कोफिशिएंट विच इज -3 इज इक्वल टू y माइनस बीटा। तो y माइनस बीटा हो जाएगा y प्लस 9/4 अपॉन 5 इज इक्वल टू तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो ये हो जाएगा z माइनस 0 अपॉन 4। Hence this is my answer. This is what equation of line of intersection of those two planes. समझ में आया बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैं मेथड 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, इसके ऊपर और भी इलस्ट्रेशंस लेंगे। पहले आज हम थोड़ा 3D फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो आज के लेक्चर में, नहीं तो कल के लेक्चर में वी विल डू सम मोर इलस्ट्रेशन ऑन दिस। तो स्टार्ट करते हैं मेथड 2 से। ये तो हमारा हो गया आंसर। ठीक है, वी विल वेरीफाई कि दोनों मेथड से हमारा सेम आ रहा है या नहीं। तो मेथड 2 ध्यान से देखना, क्या बताया था मैंने, z को लैम्डा पुट करेंगे, एंड x और y को निकालूंगा मैं लैम्डा के टर्म्स में। z को लैम्डा इसमें पुट करके दो वेरिएबल्स हो जाएंगे x और y, उसको मैं निकाल लूंगा लैम्डा के टर्म्स में। तो देखते हैं कैसे। तो इधर से आया मेरा x माइनस वाई प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 5, और इधर से आया मेरा 3x प्लस वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 6। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया 4x। अच्छा चलो 4x प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 11। तो इधर से आया 3 लैम्डा इज इक्वल टू 11 माइनस 4x और अपॉन 3, ये हो गया मेरा लैम्डा। ठीक है, सिमिलरली आई विल फाइंड y। तो क्या करूं मैं, एक काम करता हूं, इधर से उठा के x की वैल्यू इधर उठा के रखता हूं। मैं इधर से x उठा के इधर रख रहा हूं टू गेट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो इधर से देखा, इधर से मेरा क्या आएगा y इज इक्वल टू, देखना y को उधर लेके गया x प्लस 2 लैम्डा, x प्लस 2 लैम्डा, और इस 5 को इधर लेके गए तो -5। तो इधर x की वैल्यू उठा के रखी इधर से, तो y इज इक्वल टू x इधर से क्या आएगा 11 माइनस 3 लैम्डा, 11 माइनस 3 लैम्डा अपॉन x क्या होगा 4 अपॉन 4 प्लस 2 लैम्डा माइनस 5। तो फर्दर इसको कैलकुलेट किया तो ये हो गया हमारा 11 माइनस 3 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा माइनस 20, और इधर हो गया 4y। तो फाइनली इधर आया हमारा, देखना इधर ध्यान से, 11
तो ये रहा -20, तो 11 - 20 -9, -9 को इस साइड लेके आया तो 4y + 9। अच्छा उधर क्या बचेगा 8 लैम्डा -3 लैम्डा 5 लैम्डा, तो नीचे 5 को लाया = लैम्डा। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन लिखा, क्या लिखेंगे आप, दिस = z, क्या हो जाएगा हमारा 11 - 4x/3 = 4y + 9/5 = z। ठीक है, आपको बोलेगा सर ये दोनों बराबर है क्या, बराबर है। देखो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, अब हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या होता है, बेसिकली x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट एंड z का कोएफिशिएंट इज 1। तो 1 बनाने के लिए क्या किया, इसमें से -4 न्यूमरेटर में से कॉमन लिया और उसको मैंने भेज दिया नीचे। तो देखना क्या हो जाएगा, x - 11/4, क्या किया मैंने, -4 को कॉमन लिया और इसको 3 के नीचे भेज दूंगा, तो जो होगा -3/4 = इधर y का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए 4 कॉमन लिया, तो y + 9/4 और उस 4 को मैंने नीचे भेज दिया 5/4 एंड लास्टली दिस इज z - 0/1। अब क्या करूं मैं, डायरेक्शन रेशियो से, डायरेक्शन रेशियोज को तो मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, डायरेक्शन विल नॉट चेंज बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग विद कांस्टेंट नंबर। तो क्या किया, जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इस लाइन के -3/4 5/4 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो दिस कैन फर्दर बी रिटन एज x - 11/4 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3 = y + 9/4 अपॉन 5 = z - 0/4। अब देखो हमारा सेम आया क्या, तो देख लेते हैं, x - 11/4 अपॉन -3 = y + 9/4 अपॉन 5 = z - 0/4। तो समझ में आया मेथड 2 क्या किया हमने। तो यू कैन, कोई भी अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक हो उसमें से भी इसके क्वेश्चन आज कर लेना, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर 3D फिगर्स, दैट इज टेट्राहेड्रन एंड स्फीयर। चलो, तो टेट्राहेड्रन जैसे कि मैंने वेक्टर्स में भी तुम लोगों का लिया था, तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेगुलर टेट्राहेड्रन। रेगुलर टेट्राहेड्रन, रेगुलर टेट्राहेड्रन, रेगुलर मतलब क्या होगा, जो भी टेट्राहेड्रन की ट्राइंगल्स हैं, फेसेस हैं, दे आर ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, या फिर हम बोल सकते हैं ऑल एजेस आर इक्वल। तो पहले मैंने टेट्राहेड्रन बना लिया, लेट्स से दिस इज द टेट्राहेड्रन, ऊपर एक पॉइंट लिया हवा में, इसको तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज माय टेट्राहेड्रन। और मैंने रेगुलर लिया है, मतलब ऑल द एजेस आर इक्वल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ऑल द ट्राइंगल जो फेसेस हैं दे आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसको नेमिंग कर दिया, लेट्स से दिस इज O ओरिजिन, दिस इज A विद अ पोजीशन वेक्टर A, दिस इज पॉइंट B विद अ पोजीशन वेक्टर B एंड दिस इज पॉइंट C विद अ पोजीशन वेक्टर स्मॉल c, और इसका पोजीशन वेक्टर 0 वेक्टर है O, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेगुलर टेट्राहेड्रन। इसमें हमने दो चीज डिस्कस की थी, एक आर्टिकल रह गया था, मैंने उस टाइम बोला भी था कि जब हम प्लेन पढ़ लेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार मैं फास्ट गो थ्रू करता हूं, हमने जो दो आर्टिकल इसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वेक्टर, वो क्या थे। एक तो था कि एंगल बिटवीन एनी एज एंड फेस अपोजिट टू दैट एज। क्या बोला मैंने, पहला आर्टिकल क्या था हमारा उधर, एंगल बिटवीन, मैं इसका डेरिवेशन अभी नहीं करने वाला हूं बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन any edge and phase opposite to it, and phase opposite to it, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से कोई भी एक एज पकड़ी मैंने, मान लो OA एज पकड़ी, ये तो मेरा OA हो गया एज, और OA तो मेरा एज हो गया, परफेक्ट। और इसके अपोजिट फेस क्या होगा, OBC, ये मेरा हो गया फेस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल, तो हमने क्या किया था उधर, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना, जैसे OA और फेस OAB। अब क्या बोला था मैंने कि OBC जो फेस है दैट इज इक्विलेटरल फेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका जो एंगुलर बाइसेक्टर होगा वो किसके अलावा होगा, वेक्टर B और वेक्टर C के बीच में। तो इन दोनों फेस के, इस एज और फेस के बीच में एंगल निकालना इज इक्विवेलेंट टू उस एज दैट इज OA एंड एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस दैट इज B plus C। तो क्या बोलूंगा मैं, थीटा इज व्हाट, जो मुझे निकालना दैट इज एंगल बिटवीन
OA मतलब OA मतलब क्या हो गया हमारा वेक्टर A एंड एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ OBC सॉरी BOC क्या होगा, इट विल बी अलोंग B प्लस C, क्योंकि OB और OC बराबर है क्योंकि हमने लिया है रेगुलर टेट्राहेड्रन, तो दिस इज B प्लस C। कैप हटा देता हूं, क्या बोला मैंने, द थीटा दैट इज द रिक्वायर्ड थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B प्लस C। B प्लस C क्या है बेसिकली, एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ OB एंड OC, इट इज अ वेक्टर अलोंग एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ OB एंड OC इस फेस का, ठीक है। तो ये किया था हमने, क्या किया था फिर, इन दोनों का डॉट डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो एक बार तुम रेफर कर लेना नोट्स में, ये दिया हुआ है। सेकंड चीज जो हमने डिस्कस की थी दैट इज व्हाट, हाइट ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन, ठीक है। तो मैं इधर ही लिख रहा हूं हाइट अकेला, ठीक है ना, हाइट ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन। और हमने हाइट को किसके टर्म्स में निकाला था, हमने मान लिया था कि जो एज है उसका लेंथ लेट से लैम्डा है या फिर के है, कोई भी कुछ तो है फिक्स लेंथ है, अगर इसका लैम्डा एज है, अच्छा इसका आंसर जो कि मुझे याद है इधर हमने लिखा था cos इनवर्स, लिख लेना एक बार वेरीफाई कर लेना, cos इनवर्स 1/√3 आया था हमारा, थीटा एंगल बिटवीन एनी एज एंड फेस अपोजिट टू इट। और जो हाइट है, हाइट को मेरे को क्या निकालना है, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन, जैसे इस फिगर के हिसाब से मैं देखूं तो दिस इज माय हाइट, जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, दिस इज माय हाइट, ठीक है, दिस इज माय हाइट। और ये हाइट मेरा आया कितना था, लेट्स से दिस इज एज इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा क्या माना, एज लेंथ, तो ये आया था मेरा लैम्डा इज इक्वल टू √2/3 इंटू लैम्डा, क्या आया था मेरा हाइट इन टर्म हाइट एच इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, सॉरी दिस इज नॉट लैम्डा, दिस इज एच इन टर्म्स ऑफ लैम्डा इज √2/3 इंटू लैम्डा। एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया था, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या किया था हमने, कि जो हाइट है बेसिकली दैट इज व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ, कोई भी एज ले लो, लेट्स से मैंने OA लिया, देखना क्या बोल रहा हूं मैं, हाइट एच इज OA का प्रोजेक्शन ऑन नॉर्मल ऑफ द प्लेन ABC, क्या बोला दोबारा, H बेसिकली क्या होगा, दिस इज व्हाट हाइट सॉरी दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन ऑफ OA along normal ऑफ प्लेन ABC, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, पहले उसके पहले हमें क्या निकालना है, ABC का नॉर्मल, और मुझे पता है ABC जिस प्लेन में है उसमें 3 पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं A B C, तो उसका नॉर्मल किसके अलॉन्ग होता है, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। तो क्या करेंगे हम, OA मतलब वेक्टर A, तो वेक्टर A का प्रोजेक्शन निकालेंगे किसके अक्रॉस, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। तो उससे मेरा न्यूमरेटर में क्या आएगा, ऊपर आएगा A डॉट B क्रॉस C आएगा, और नीचे क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। तो नीचे वाला जो चीज होगी दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, और ऊपर क्या लिखा है, बॉक्स ABC। और बॉक्स ABC निकालने का एक तरीका मैंने बताया था वेक्टर में, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A डॉट B, A डॉट C, B डॉट B डॉट C डॉट A, C डॉट B, C डॉट C। तो उधर से क्या आ जाएगा हमारा, बॉक्स ABC आ जाएगा और हमारा एरिया ऑफ बेस आ जाएगा, उससे वी कैन कैलकुलेट हाइट। दिस इज ऑलरेडी बीन टॉट इन वेक्टर, ये तो बस एक गो थ्रू था, स्मॉल रिवीजन। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, जो कि मैंने उधर नहीं बताया था क्योंकि मुझे प्लेन पढ़ाना था उससे पहले, प्लेन बताना था उसके पहले, तो दैट वाज, सुनना ध्यान से, एंगल बिटवीन एनी टू फेस, एंगल बिटवीन एनी टू फेस, ठीक है। क्योंकि जो फेजेस हैं हमारे दे आर नथिंग बट अ प्लेन्स, तो इसलिए मैंने ये नहीं पढ़ाया था, प्लेन के बाद सोचा था पढ़ाने का। तो देखते हैं इसका मतलब, तो वीडियो को पॉज करके इतना पार्ट कॉपी करो, आई एम गोइंग टू रब इट। हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन एनी टू फेसेस ऑफ अ प्लेन। तो कोई भी दो फेसेस पकड़ लिए मैंने, तो लेट्स से OAB, मैंने एक तो लिया OAB फेस और एक लिया लेट्स से OAC फेस, OAC फेस, दीज आर माय टू फेसेस। अच्छा, ये दो फेसेस बेसिकली, फेस मतलब क्या हुआ हमारा, प्लेन्स। तो इन दोनों फेस के बीच में एंगल इज नथिंग बट इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल के बीच में एंगल, क्योंकि मैंने बताया एंगल बिटवीन प्लेन इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो मुझे OAB फेस का एक नॉर्मल चाहिए प्लस OAC फेस का एक नॉर्मल चाहिए, उन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। अब देखते हैं हम OAB फेस। तो जो OAB फेस है, इसमें दो वेक्टर है, एक तो OA वेक्टर और OB वेक्टर। तो अगर मुझे प्लेन में कोई दो वेक्टर दिए हैं,
नॉन कोलिनियर, तो उनके क्रॉस रहने से क्या होगा, उस प्लेन का नॉर्मल आ जाएगा। तो जो OAB फेस है इसका जो नॉर्मल होगा, लेट्स से मैं उसको N1 बोल रहा हूं, दिस विल बी OAB। OAB क्या हो जाएगा, A क्रॉस B, A क्रॉस B, दिस इज व्हाट नॉर्मल ऑफ प्लेन OAB। अब आते हैं हम OAC प्लेन पे, तो OAC प्लेन का नॉर्मल क्या हो जाएगा, A क्रॉस C, दिस विल बी लेट्स से N2 बोला, दिस इज A क्रॉस C। समझ में आया बच्चों क्या लिखा मैंने, एंगल बिटवीन दीज टू फेसेस इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, फिर मैंने इस फेस का नॉर्मल लिखा, फिर मैंने इस फेस का नॉर्मल लिखा। अब मुझे क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में एंगल, तो एंगल निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम, स्केलर। तो उसमें क्या होता है, cos थीटा इज N1 डॉट N2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ N1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ N2। तो देखते हैं हम थीटा, देखना क्या लिख रहा हूं मैं, cos थीटा इज इक्वल टू N1 डॉट N2 डिवाइड बाय मॉड N1 इनटू मॉड N2। दिस इज नॉट डॉट, दिस इज सिंपली इनटू डिनोमिनेटर में। चलो इसको देखते हैं हम, तो N1 की जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या आया, A क्रॉस B डॉट विथ A क्रॉस C डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस C। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट हो गया, एक तो ऊपर न्यूमरेटर निकालना और डिनोमिनेटर में दो फैक्टर लिखे वो निकालना। तो पहले मैं डिनोमिनेटर पे आता हूँ, विच इज इजियर पार्ट। तो मैंने लिखा मॉड ऑफ A क्रॉस B क्या होगा, मॉड ऑफ A क्रॉस B क्या होगा, मॉड A इंटू मॉड B इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो मॉड A, अच्छा उससे पहले चलो ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं एज लेंथ कुछ भी मान सकता हूँ, तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस यू कैन टेक इट एज यूनिट वेक्टर्स आल्सो। मैंने क्या बोला कि जो तुम्हारे एजेस हैं उसको मैं लैम्डा के टर्म्स में मानूंगा तो भी आएगा, बिकॉज लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, बट फिर भी कैलकुलेशन कम हो, क्या कर रहा हूं मैं, आई एम टेकिंग द एज लेंथ यूनिटी 1। ठीक है, तो क्या आएगा, मॉड A 1 मॉड B 1 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन A एंड B। अब मुझे पता है जो OAB फेस है, हालांकि चारों जो फेस है दे आर इक्विलेटर, हेंस एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स OA या A या B ले लूं या A या C ले लूं 60 डिग्री है, तो 1 इंटू sin 60 which is √3/2। Similarly I can say mod of A cross C कितना हो जाएगा, mod A इंटू mod C इंटू sin 60, दिस इज अगेन √3/2। मैंने देखो 1 1 क्यों लिया, मैंने मान लिया यूनिट लेंथ है, रेगुलर है, तुम लैम्डा भी रख सकते हो उधर, तो तुम्हारा इधर क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, इधर भी लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, फिर जो न्यूमरेटर निकालेंगे उसमें भी लैम्डा स्क्वायर आएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया? तो अब देखते हैं, तो मेरा डिनोमिनेटर आ गया √3/2 इंटू √3/2 विच इज 3/4। तो मैं इन दोनों को तो इधर रखूंगा ही रखूंगा, उससे पहले मैं न्यूमरेटर और निकाल लेता हूँ। तो न्यूमरेटर निकालने के लिए हमने देखा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, तो इसको फॉर्मूला भी मैंने याद रखने को बोला था और इसका डेरिवेशन भी कराया था। डेरिवेशन कैसे करते थे हम, A क्रॉस C को मैंने 1 सेकंड के लिए D मान लिया, फिर लिखा था A क्रॉस B डॉट D, फिर डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करो और फिर ओपन करो। ठीक है, तो इसका प्रूफ मैंने बताया, बट आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, इसको मैंने याद करने को भी बोला था। क्या होता था हमारा, A डॉट A इंटू B डॉट C, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, A डॉट A इंटू B डॉट C माइनस, फिर ले लेते बीच वाले B डॉट A इंटू A डॉट C, B डॉट A इंटू A डॉट C, इसको मैंने याद रखने को बोला था तुम्हें उस वक्त। ठीक है, दोबारा एक बार क्या लिखा मैंने, A डॉट A इंटू B डॉट C माइनस B डॉट A इंटू A डॉट C। ठीक है, चलो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डिनोमिनेटर तो हमारा क्या आया, √3/2 इंटू √3/2 विच इज 3/4। अच्छा, अब A डॉट A क्या होगा, मॉड A का स्क्वायर विच इज 1, बिकॉज हमने यूनिट वेक्टर माने, तो ये हो गया 1, ये वाला पार्ट हो गया 1। देखना ध्यान से, अब B डॉट C क्या होगा, मॉड B इंटू मॉड C इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है 60, तो 1 इंटू हाफ विच इज हाफ, तो ये जाएगा 1/2। B डॉट A mod B इंटू mod A इंटू cos 60, that will be again half, and similarly A dot C क्या होगा, mod A इंटू mod C इंटू cos 60 which is again half। तो फाइनली हमारा क्या आया, 1 इंटू हाफ माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4 और डिनोमिनेटर में आया 3/4। ये हमारा है क्या बेसिकली जो निकाल रहा है हमारा, दिस इज cos थीटा, दिस इज cos थीटा। तो 1/2 माइनस 1/4 इज 1/4, 1/4 अपॉन 3/4 इज 4 से 4 कैंसिल, 1/3, so this is 1/3। so this implies theta is equal to cos inverse 1/3। ठीक है, याद रखना है तो you can memorize also this result। ठीक है,
बट डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया बच्चों? क्या किया एक बार गो थ्रू करते हैं। हमें निकालना था कोई भी दो फेसेस के बीच में एंगल, तो हमने क्या किया, एंगल बिटवीन टू फेसेस इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, तो उन दोनों के नॉर्मल्स लिखे, एक का आया a क्रॉस b, एक का आया a क्रॉस c, फिर cos थीटा इज व्हाट, इन दोनों का डॉट डिवाइड बाय इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों का डॉट निकाला। डॉट निकालने के लिए मैंने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स यूज किया, और डिनोमिनेटर के लिए सिंपली वेक्टर प्रोडक्ट मॉड ऑफ a क्रॉस b मॉड a मॉड b sin थीटा, और जो भी तीनों वेक्टर्स हैं a b c, उन तीनों के बीच में आपस में एक दूसरे के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, उस फैक्ट का यूज किया। वो क्यों है? बिकॉज हमारा टेट्राहेड्रन रेगुलर दे रखा है, मतलब जो ऑल द फेसेस आर इक्विलेटरल फेसेस, या फिर बोल सकते हो सारी एजेस बराबर है। ठीक है ना, समझ में आया? तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम जंप करते हैं टुवर्ड्स स्फीयर। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा इसके बाद एक या दो क्लास बाद डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सो चलो, तो मैंने क्या बोला, अभी हम स्टार्ट करते हैं स्फीयर। ठीक है, जैसा हमारा 2 डायमेंशन में जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल होता है, एग्जैक्टली सेम हमारा 3 डायमेंशन में क्या होता है, स्फीयर। तो जैसे मैंने उधर हम जैसे सर्कल को देखते हैं, जब हमने सर्कल को डिफाइन किया था, तो सर्कल को कैसे डिफाइन किया था, देखना ध्यान से। इट इज लोकस ऑफ पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स, इनमें क्या खासियत है, दिस इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। क्या बोला मैंने, ये जो, चलो मार्क डिफरेंट कर लेता हूं, जो मैंने ब्लू मार्क से कर रहा हूं अभी मैं, दीज आर व्हाट, दीज आर ऑन लाइंग ऑन द सर्कल। इन पॉइंट्स में क्या खासियत है, इनका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। लेट्स से r है, फिक्स डिस्टेंस है, लेट्स से ओरिजिन है, दिस इज द वेरिएबल पॉइंट x, y, h, k, सर्कल का बता रहा हूं अभी मैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, दिस, लेट्स से इसका नाम दिया p, p इज अ पॉइंट, क्या बोलूंगा, सर्कल इज व्हाट, लोकस ऑफ पॉइंट which is at a equidistant from a fixed point. Fixed point is called center and the constant distance is called radius. ये हमने लिखा था उधर किधर, 2 डायमेंशन में। तो इधर जो हमारा पॉइंट P था, वेरिएबल पॉइंट, वो कहां मूव कर रहा था, XY प्लेन पे, तो हमारा सर्कल आ रहा था। सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, जब हमारा जो वेरिएबल पॉइंट P है, जो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, कांस्टेंट है, वो हमारा XY प्लेन में मूव कर रहा था, तब तो हमारा जो फिगर आया दैट इज सर्कल। बट अगर उसी प्लेन, उसी पॉइंट को मैं पूरे स्पेस में मूव कर दूं, मतलब नॉट ओनली इन XY प्लेन, तो मेरा जो फिगर आएगा दैट विल बी अ स्फीयर। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट which moves in space, which moves in space in such a way that its distance from a fixed point is constant, और the fixed where fixed point is called center of the circle and constant distance is called radius। समझ में आया क्या लिखा मैंने, कि अगर उस P पॉइंट को, जैसे मैं सर्कल में XY प्लेन में मूव कर रहा था, उसको रिस्ट्रिक्शन थी मेरे कि XY प्लेन में ही मुझे वर्क करना था, बट हियर जो पॉइंट P है वो पूरा फ्री है स्पेस में। उसने बोला कि अगर एक पॉइंट है, मतलब कैसे बोला, अगर वो स्पेस में मूव करता है सच दैट उसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट हमेशा कांस्टेंट है, तो जो हमारा फिगर ऑब्टेन्ड होगा दैट विल बी अ स्फीयर। तो मान लिया दिस विल बी अवर स्फीयर, ऑल्दो तुम्हें लग रहा है एक प्लेन में, मान लिया ये स्फीयर है, तो क्या है, एक तो सेंटर है हमारा, और एक ये पॉइंट P इज द वेरिएबल पॉइंट जिसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को मैंने मान लिया लेट्स से R। ठीक है, अच्छा ठीक है, और सेंटर को मान लिया C। अब हम इसका इक्वेशन डेरिवेट करेंगे, इसका इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन भी हम क्या करेंगे, दोनों फॉर्म में लिखेंगे, किसमें, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखना, वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए, तो देखो दो चीज गिवन है, क्या, एक तो कांस्टेंट डिस्टेंस दैट इज रेडियस, और एक पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर
लेट्स से उसको मैंने मान लिया सी पॉइंट, इसका सेंटर मान लिया स्मॉल सी। क्या बोला मैंने? दो चीज गिवन है, एक तो सेंटर का पोजीशन वेक्टर प्लस रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्या बोला मैंने? सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। सेंटर ऑफ द स्फीयर देना मतलब इज इक्विवेलेंट टू उसका पोजीशन वेक्टर देना। तो सेंटर का पोजीशन वेक्टर पता है, रेडियस पता है। अच्छा एक काम करते हैं, आर को हम कुछ और ले लेते हैं। लेट्स से क्योंकि मैं इधर लोकस यूज करने वाला हूँ, आर आई हैव टू यूज एज अ वेरिएबल पॉइंट, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। लेट्स से डी, कोई तो यूज कर लेता हूँ, लेट्स से डी। चलो एक काम करते हैं, इसको के ले लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो देखना अब क्या लिखा मैंने। अब हमें इक्वेशन लिखना है। अच्छा इक्वेशन क्या होता है? बेसिकली हमें एक ऐसा रिलेशन लिखना है आर सी और के में, सो दैट इट विल बी सेटिस्फाइड ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन दैट कर्व हियर इट इज स्फीयर। तो मुझे एक पी में, आर में, के में और सी में एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो केवल और केवल जो पॉइंट्स स्फीयर पे आ रहे हैं उनको सेटिस्फाई करे। अगर ऐसा रिलेशन लिख दिया, दैट इज नथिंग बट हमारा इक्वेशन ऑफ दैट कर्व व्हिच हियर इट इज स्फीयर। तो देखना जो पीसी डिस्टेंस है वो मेरा कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू द फिगर। जो पीसी वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कांस्टेंट। तो वही फैक्ट मैं यूज करूंगा। क्या लिखूंगा मैं? पीसी जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट के। यही मेरी इक्वेशन है स्फीयर की। अब इसको लिख लेते हैं इस गिवन डाटा फॉर्म में। तो r इज व्हाट? माय वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और स्मॉल सी क्या है? सेंटर का पोजीशन वेक्टर, और k क्या है? मेरा रेडियस। तो इसमें मैंने प्लग की, तो pc वेक्टर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड लेना है तो c माइनस r करो या r माइनस c करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको स्टैंडर्ड के लिए r माइनस c लिख रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू k। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन वेक्टर फॉर्म। इसको बहुत ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या किया? दोनों साइड स्क्वायर किया, तो r माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में, r माइनस सी डॉट विथ r माइनस सी इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये वेक्टर्स है सारे मेरे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज सेम एज द अबव वन। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ स्फीयर है वेक्टर फॉर्म। सी क्या है मेरा? सेंटर का पोजीशन वेक्टर लिख लेना तुम लोग। आर क्या है मेरे? वेरिएबल पॉइंट, दैट इज जैसे अभी हम इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे तो वेक्टर में आर आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखते हैं हम 3D में? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और के क्या है मेरा? रेडियस। समझ में आया? तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो। अब हम मूव करते हैं इसके कार्टेशियन फॉर्म पे। ठीक है, तो आई विल रब इट। इसको लिख लेना डेफिनेशन को। तो इसको लिखते हैं हम, इस फॉर्म को इधर रहने देते हैं। मैंने क्या बोला? नाउ वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन के लिए क्या करें हम? एक्स, आर को तो डाल देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सी को लिख लेते हैं, लेट्स से सेंटर का पोजीशन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग हमारा उधर क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स, लेट्स से C1, C2, C3। तो देखना मैं इधर वैल्यू प्लग्स कर रहा हूं। मैंने आर को तो लिखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, माइनस सी वेक्टर, सी को लिख दिया C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। ये तो मेरा हो गया R माइनस C। सिमिलरली यू कैन राइट इट हियर आल्सो, और दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम लोग लिख लेना इधर। अच्छा अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, और इन दोनों के बीच में डॉट है ऑफ कोर्स। ठीक है ना? तो इधर आई का कोएफिशिएंट क्या आएगा? x माइनस C1। इधर क्या आएगा? इधर भी x माइनस C1 आएगा, बिकॉज दोनों चीज सेम ही लिखी है। तो x माइनस C1 इंटू x माइनस C1 क्या होगा? x माइनस C1 का स्क्वायर प्लस y माइनस C2, और उधर भी y माइनस C2, तो इधर क्या हो जाएगा? y माइनस C2 का स्क्वायर प्लस z माइनस C3 का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल्स टू k स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन हो गई किसकी? इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इसके करस्पॉन्डिंग हमारा, जैसे हमने उधर क्या लिया था सर्कल में, हमने अल्फा कॉमा बीटा लिया था सेंटर, तो हमारी उधर इक्वेशन क्या होती थी? x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये होती थी हमारी किसके लिए? सर्कल के लिए। ये भी लिख लेना उधर, और ये होगा हमारा स्फीयर के लिए। ठीक है, अच्छा समझ में आया बच्चों? अब देखना, अब जैसे अपने सर्कल की इक्वेशन को, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया था, इसको भी हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये जो मैंने लिखा है अभी सेंटर, इसके हिसाब से तो क्या हो गया? इधर मैं फिगर बना देता हूँ।
इसके हिसाब से दिस इज माय स्फीयर जिसका सेंटर इज C1, C2, C3 एंड दिस डिस्टेंस इज k²। तो अगर मान लो स्फीयर की इक्वेशन लिखनी है तो मुझे दो डाटा चाहिए, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और उसका रेडियस। तो क्या लिखूंगा, जैसे अल्फा, बीटा, गामा होते हैं अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, तो क्या लिखता है x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर प्लस z माइनस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? अब हम इसको करते कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म क्या था हमारा सर्कल में, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। उसको हम लाए कैसे थे, हमने जब इसको ओपन किया था तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो आएगा, फिर इधर आया -2 अल्फा x, तो फिर क्या किया था, माइनस अल्फा को g बोला था, सिमिलरली -2 माइनस बीटा को f बोला था। समझ में आया? उसी तरीके से हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले तो एक्सपेंड किया इसको, तो एक्सपेंड किया तो क्या आएगा देखना, इधर मैंने लिखा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो पहले तो मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इधर से आएगा -2c1x, इधर से आएगा -2c2x, इधर से आएगा -2c3x। आप सुनना, प्लस बचे हुए टर्म है c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर c3 स्क्वायर, तो इधर क्या आएगा c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखना, मेरे को इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, इसको तो मैं कोई कांस्टेंट मान लेता हूं, लेट्स से दिस इज c। ठीक है, अच्छा -c1 को मैंने ले लिया u, -c2 को ले लिया मैंने v, जैसे हमने उधर लिया था माइनस अल्फा को क्या लिया था g, माइनस बीटा को क्या लिया था f, उसी तरीके से मैं इधर ले रहा हूं -c1 को u, -c2 को v एंड लास्टली -c3 को w। ठीक है, तो मेरे जो इक्वेशन आने वाली जनरल फॉर्म में उसमें 4 वेरिएबल होंगे, क्या होगा u, v, w एंड स्मॉल c। तो रखते हैं इधर, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इधर -c1 को u रखा तो क्या आएगा 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट माय जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अच्छा, अब हम इसका सेंटर और वो देख लेते हैं, क्या रेडियस इन टर्म्स ऑफ u, v एंड w एंड c। जैसे हमारा सर्कल में क्या आता था, सेंटर इज -g, -f और रेडियस क्या आता था √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। याद है बच्चों? उसी तरीके से इधर लिखते हैं, तो उसको लिखने के लिए पहले फिर हमारा जो c एज्यूम क्या है इसको देख लेते हैं। तो c मेरा क्या है, c इज इक्वल टू c1 स्क्वायर, देखना इधर से, प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, k बेसिकली मेरा रेडियस है, जब मैंने स्टार्ट किया था k वाज माय रेडियस, तो k को निकालना मुझे इन सब के टर्म्स में, तो k स्क्वायर को इधर लेके आया, तो दिस इज k स्क्वायर इज इक्वल टू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर माइनस c। अच्छा, अब c1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, c1 का स्क्वायर क्या होगा, सिंपली u स्क्वायर, c2 का स्क्वायर v स्क्वायर, c3 का स्क्वायर w स्क्वायर, तो इनको इसमें रखा, तो मेरे को फाइनली मिला इधर से k इज इक्वल टू √, देखना √ आएगा प्लस माइनस आएगा, बट माइनस नहीं लेंगे क्योंकि रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो प्लस लिया मैंने, तो c1 का स्क्वायर की जगह आएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस c। दिस इज व्हाट माय रेडियस। रेडियस अगर मेरे को इक्वेशन इस फॉर्म में दिए तो आई कैन से रेडियस विल बी u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c का होल √ समझ में आया? और सेंटर क्या लिखूंगा मैं, देखना सेंटर और लिख लेते हैं। सेंटर मेरे क्या थे बेसिकली c1, c2, c3, जब हमने डेरिवेशन स्टार्ट किया तो c1, c2, c3 सेंटर लिया था, तो c1 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा -u1, c2 के करस्पॉन्डिंग -v एंड इसके -w। Hence this is my center। उधर क्या आया था हमारा सर्कल में -g, -f, इधर आया हमारा -v माइनस, एक मिनट, हाँ -uvw, हाँ तो ये u है, इसको सही से लिखना, दिस इज u, दिस इज v एंड दिस इज w, -u, -v, -w। समझ में आया बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन लेते हैं अभी, ठीक है? तो लेट मी रब द बोर्ड, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ और बाकी हम अच्छे क्वेश्चन इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जस्ट बोर्ड लेवल का, जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल इन दिस जनरल इक्वेशन। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, फाइंड
सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको 2 कर लेना, प्लस 4x प्लस 8y प्लस 10z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा -5 की जगह इसको -6 कर लो। ठीक है, चलो तो लिखते हैं। अच्छा, तो जैसा मैंने सर्कल में बताया था, जब भी हम इक्वेशन रेडियस और सेंटर निकालते थे किसी भी सर्कल का, तो बिफोर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, कौन सा, -g का -f सेंटर प्लस रेडियस इज अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, हमें क्या करना होता है, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। उसके बाद आई विल प्लग द डाटा इन द फॉर्मूला। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो उसके लिए क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इन स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म। अब क्या करूंगा, मैं इससे कंपेयर करूंगा, तो मेरा सेंटर क्या आ जाएगा, देखना सेंटर क्या आ जाएगा, बहुत ही सिंपल, x के कोफिशिएंट का नेगेटिव का हाफ, क्या बोलूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x लिखा, उसका हाफ किया और एक नेगेटिव लगाया, तो -2/2 1 उसका नेगेटिव -1, कॉमा 4/2 2 उसका नेगेटिव -2, 5, हाँ ठीक है, 5/2 उसका नेगेटिव -5/2। ये तो हो गया मेरा सेंटर, और रेडियस क्या हो जाएगा, सिंपली अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर विच इज 1 प्लस -2 का स्क्वायर विच इज 4 प्लस 5/2 का स्क्वायर इज 25/4 और -c, और c इटसेल्फ नेगेटिव, तो -3 क्या हो जाएगा, +3। तो इसको तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, ये हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम और इलस्ट्रेशन देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।